देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे जुड़े विधायक सुदीप कुमार सोनू और डॉक्टर सरफराज अहमद। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने तमाम समस्याओं के समाधान को लेकर दिए सकारात्मक संकेत। छत्तीसगढ़ से कामगारों को लाने के लिए 5 बसों को किया गया रवाना। उपायुक्त समेत कई अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। कहा अन्य राज्यों से फंसे लोगों को लाने की जल्द होगी व्यवस्था। बंगाल से विद्यार्थियों और वहां फंसे परिवारों को लाने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से भेजे गए कई वाहन हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। हालांकि तमाम गाड़ियां बंगाल बॉर्डर में फंसी। और लॉकडाउन फेज 2 के आखिरी पड़ाव में भी राहत कार्य रहा जारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से 24वें दिन भी उपलब्ध कराया गया गरीबों को राशन। सिटी न्यूज के माध्यम से भी गरीबों के बीच बटा अनाज। अब खबरें विस्तार से। समाहरणालय परिसर के एनआईसी भवन में शनिवार को गिरिडीह के विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान गिरिडीह के दोनों जनप्रतिनिधियों ने यहां की कई मुद्दों और समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। समाहरणालय परिसर स्थित एनआईसी भवन में शनिवार को मुख्यमंत्री ने गिरिडीह के विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू और गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद रहे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के विभिन्न जिलों से सांसद और विधायक जुड़े हुए थे। गिरिडीह से भी दोनों जनप्रतिनिधियों ने यहां की कई मुद्दों और समस्याओं को रखा। खासकर बाहर फंसे लोगों की वापसी का मुद्दा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छाया था। दोनों जनप्रतिनिधियों ने मजदूरों को, बाहर फंसे लोगों और विद्यार्थियों की वापसी में आ रही अड़चनों को जल्द सुलझा लेने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद दोनों विधायकों ने कहा कि लॉकडाउन समेत कई अन्य मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री के स्तर से सकारात्मक आश्वासन मिला है। जल्द ही तमाम समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा। यूपी में भी एक हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज सभी बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल अपना शटर बंद करके बैठे पड़े हैं और आज जिस व्यवस्था को लगातार लोग उंगली उठाते हैं, उनका आलोचना करते हैं, हमारी सरकारी व्यवस्था पर हमारी पूरी राज्य ने, पूरा देश हमारी सरकारी व्यवस्था पर उसके कंधे पर आके खड़ी है। हमें सैल्यूट करना चाहिए उन कर्मचारियों को, निश्चित रूप से, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे नर्स हो, चाहे एएनएम हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो। आज मैं निश्चित रूप से आज इस वेदना को समझ रहा हूं और आज जिस तरीके से आज एक सीमित संसाधन और लचर पचर व्यवस्था से आज इतनी बड़ी जंग लड़ी जा रही है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे लोग, संक्रमित लोग ठीक भी हो रहे हैं और उसके बदले हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी बीमार भी हो रहे हैं। सर उसी को दोहराते रहे सर। झारखंड में मास्टर स्ट्रोक आप ही का रहा। पहले मुख्यमंत्री आप ही रहे जिसने अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर एफर्ट किया। इसके लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों का भी सिर और सीना चौड़ा हुआ। सर एक विषय महत्वपूर्ण है, जितने भी ऐप बन रहे हैं वो एंड्रॉइड बेस्ड बन रहे हैं। और सर जैसा आपने अपने बातों में कहा कि मजदूरों के जियो लोकेशन को आप उसमें टैग कर रहे हैं, परेशानी ये खड़ी हो रही है कि झारखंड के जितने भी नागरिक बाहर काम करने के लिए गए हैं, हमारे प्रवासी भाई, वो 100% एंड्रॉइड मोबाइल से लैस नहीं है। बहुतों के पास छोटा मोबाइल भी है। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि उस ऐप में यह व्यवस्था रहे कि कोई नागरिक झारखंड का जिसके पास झारखंड का आधार कार्ड है, वो दूसरे अपने किसी सहयोगी साथ वाले व्यक्ति के एंड्रॉइड मोबाइल से अगर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो उस ऐप में यह प्रोविजन दिया जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। मुझको इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बताया। दूसरा विषय सर हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा पड़ोस का राज्य बंगाल है, जिससे झारखंड और बंगाल का आवाजाही बहुत ज्यादा है। सुबह में गिरिडीह से 11 गाड़ियां
कलकत्ता या बर्दवान में फंसे अपने लोगों को लाने के लिए यहाँ से निकली है विधिवत परमिशन लेकर, लेकिन बंगाल बॉर्डर पर सुबह के 10 बजे से वो गाड़ियाँ खड़ी हैं और बंगाल के पदाधिकारियों का यह कहना है कि जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं अमिताभ कौशल साहब, इन्होंने बंगाल के अफसरों के साथ कोऑर्डिनेशन पूरा नहीं किया है, जिसके चलते उन गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं है। उन 4-5 विषयों को उठाया कि बंगाल बॉर्डर में हमारी गाड़ियों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, जो प्रवासी हमारे भाई दूसरे राज्यों में हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो वैसे लोगों को भी ऐप में जोड़ने का साधन व्यवस्था किया जाए। तीसरी बात महत्वपूर्ण हमने ये उनसे उठाया कि विद इन स्टेट जो परमिशन ग्रांट होना चाहिए था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रक्रिया गुरु है, कठिन है, उसका सरलीकरण किया जाए। और चौथी पांचवी महत्वपूर्ण बातें यही थी कि जम्मू कश्मीर में हमारे फंसे हुए लोग, उन तक हम सहायता नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनका समाधान निकाला जाए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक बातें कही हैं। इस संबंध में विचार विमर्श करके अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि कोरोना की इस जंग में अपने जनप्रतिनिधियों के साथ झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में राशि पहुंची है। निश्चित रूप से ये प्रूफ होता है कि कितनी चिंता राज्य सरकार को है। और आप देख रहे हैं कि जो क्वेरियां विभिन्न विधायकों ने या एमपीज ने की है, सबका स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, साथ साथ उसका सोल्यूशन भी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ क्या कठिनाइयाँ हैं, किस ज़िले की क्या कठिनाइयाँ हैं, कहीं हॉस्पिटल की कठिनाइयाँ हैं, कहीं आवागमन की कठिनाइयाँ हैं। और जो प्रवासी मजदूर हम लोगों से सवाल करते हैं फ़ोन पर विधायकों से, तो उसका हम कैसे जवाब दें, कैसे उनको संतुष्ट करें। ये बात तो सही है कि एक दिन में सबको लाना संभव नहीं है, और सोशल डिस्टेंस रखते हुए और जितनी कैपेसिटी लाने की उस ट्रेन में है, उतना ही लोगों को ऐप के द्वारा इन्फॉर्मेशन करके स्टेशन बुलाना और वो ट्रेन चलना। साथ साथ अगर कोई अपनी निजी गाड़ी से या कुछ ग्रुप बना के बसेस से आना चाहते हैं, उनको परमिशन मिलना, वहाँ से बसेस चली, रास्ते में कहीं पर रुकी हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना। तो ये सारे मसले पर, सारी चीज़ों पर हम लोगों ने उपायुक्त राहुल सिन्हा सहित अन्य कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में शनिवार को छत्तीसगढ़ में फंसे गिरिडीह के लोगों की वापसी के लिए 5 बसों को रवाना किया गया। बताया गया कि आगे भी अन्य प्रदेशों से कामगार और विद्यार्थियों की वापसी के लिए वाहन की व्यवस्था दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में फंसे मजदूरों, कामगारों और अन्य लोगों को लाने के लिए शनिवार को गिरिडीह से कई बसों को रवाना किया गया। मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता आलोक कुमार, डीएसओ डॉक्टर सुदेश कुमार, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव आदि लोग मौजूद थे। बताया गया कि फिलहाल 5 बसों को छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया जा रहा है। आगे अन्य प्रदेशों से भी कामगारों और विद्यार्थियों को लाने के लिए वाहन की व्यवस्था दी जाएगी। प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको लाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो आज सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ जिले के रायपुर में जितने भी लोग हमारे फंसे हुए हैं, उनके लिए अभी यहाँ से 6 बसें रवाना की गई हैं। और कल सवेरे छत्तीसगढ़ के अन्य सभी जिले जैसे दुर्ग, बलरामपुर, कोरबा, अन्य जिलों में भी यहाँ से कल सवेरे बसेस रवाना होंगी। और जितने भी लोग हैं सभी से टेलीफोनिक कांटेक्ट कर लिया गया है। रायपुर में सत्संग धाम करके एक स्थल है जहाँ पर ये सभी बसेस रिपोर्ट करेंगी। और जितने भी लोग हैं रायपुर में गिरिडीह
जिनको आना है वह भी वहीं पे रिपोर्ट करेंगे और इसी में बैठकर सभी लोग आ जाएंगे। यहाँ से दंडाधिकारी तथा पुलिस फोर्स को साथ टैग कर भेजा गया है। सभी गाड़ियों में पूरी तरह से फ्यूल्स भी भरवा दिया गया है। खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आवश्यक मास्क, सैनिटाइजर्स भी सभी बसों में उपलब्ध कराए गए। गिरिडीह चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कोलकाता में फंसे लगभग 150 लोगों को वापस लाने के लिए गिरिडीह से कुछ वाहनों को कोलकाता के लिए रवाना किया था, लेकिन बंगाल पुलिस ने उन वाहनों को राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया है, जिससे बंगाल से लोगों को वापस लाने की योजना फिलहाल लटक गई है। अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को लाने की घोषणा जैसे ही सरकार ने की, वैसे ही गिरिडीह चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना प्रयास तेज कर दिया। इसी कड़ी में कोलकाता में फंसे 100 विद्यार्थियों और कई परिवारों को लाने के लिए चेंबर की ओर से वाहनों को रवाना किया गया। शनिवार की सुबह यहां के बड़ा चौक से हरी झंडी दिखाकर सभी वाहनों को विदा किया गया। चेंबर के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने यहां हरी झंडी दिखाई और 3 बसें व 7 छोटी गाड़ियां यहां से कोलकाता के लिए निकल पड़ी। मौके पर चेंबर से जुड़े राकेश मोदी, प्रदीप अग्रवाल, मुकेश जालान, विकास खेतान, दिनेश खेतान, सतीश केडिया, धीरज जैन आदि लोग मौजूद रहे। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से बाहर रह रहे विद्यार्थियों और अन्य लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखकर सरकार का फैसला आते ही यह कदम उठाया गया है। आगे भी अन्य स्थानों पर फंसे लोगों को वापस लाने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि इनकी खुशियां कुछ ही घंटों में काफूर हो गई। बताया गया कि बंगाल सरकार ने गाड़ियों को अपनी सीमाओं में घुसने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कई घंटों तक गाड़ियां बंगाल बॉर्डर पर ही फंसी रही। चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से 3 बस और 9 छोटी गाड़ी गिरिडीह उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार DTO साहब ने पास दिया था। वहाँ से बच्चे को लाने के लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक सारी गाड़ी झारखंड के माइथान जाने के आगे पार करने के बाद बंगाल बॉर्डर पड़ता है आसनसोल के पहले, वहाँ सारी गाड़ी रोक दी गई है। गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। बोल रहा मेरी सरकार का ऑर्डर नहीं है गाड़ी जाने के लिए। और हम लोग यही मांग किए, वो अफसर से बात भी किए, सर हम लोग खाली गाड़ी जा रही है, वहाँ से बच्चे को लेके आपके यहाँ से अपने यहाँ आएंगे। बच्चा वहाँ भूखा रह रहा है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, किसी का कोई वहाँ पर दिखने वाला नहीं है। और जब हम लोग को होम मिनिस्ट्री से पूरे भारत में जब आदेश आया है कि अपने अपने बच्चे को, अपने अपने मजदूर को अपने अपने स्टेट में ले जाया जा सकता है, उस माध्यम से रांची में भी एक ट्रेन के माध्यम से मजदूर 1200 मजदूर आए हैं। कोटा से भी 2 गो ट्रेन निकल रही है, एक रांची के लिए और एक धनबाद के लिए। उसमें भी गिरिडीह के बच्चे आ रहे हैं। हम लोग का प्रयास था कोटा भी बस भेजने का। जब सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, भारत की सरकार, झारखंड की सरकार सब मिलजुल कर ट्रेन की व्यवस्था की है, व्यवस्था से बच्चे आ रहे हैं। तो कलकत्ता से आने के लिए कोई बस ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम लोग गिरिडीह से 3 बस 9 छोटी गाड़ी भेजे। बंगाल में घुसने नहीं दिया जा रहा। बंगाल की धरती पर भी गाड़ी थी हमारी, जो गाड़ी को बाहर कर दिया गया। बोला झारखंड की धरती पर गाड़ी रखो, पुल के ही पार कर दिया गया। दिन में 11:30 बजे जाने नहीं दिया जा रहा। हम ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल की जो है, वो अपने आप को भारत का कानून से, हमको लग रहा है वो अपना अलग कानून समझती है। मधुबन में क्वारंटाइन किए गए मधुपुर के 8 युवा अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद साइकिल से ही मधुपुर के लिए रवाना हो गए। बताया गया कि ये लोग बनारस में मजदूरी करते हैं। वहां से लौटते वक्त गिरिडीह प्रशासन ने इन सभी को क्वारंटाइन कर दिया था। मधुपुर के 8 युवा अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद शनिवार को अपने घर के लिए साइकिल से निकले। बताया गया कि ये लोग बनारस में मजदूरी करते थे। बनारस से लौटते वक्त गिरिडीह के इलाके में प्रशासन ने पकड़कर इन्हें क्वारंटाइन सेंटर मधुबन भेजा था। मधुबन में अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद साइकिल से मधुपुर के लिए ये निकल पड़े। बताया गया कि क्वारंटाइन अवधि से अधिक इन्होंने सेंटर में बिता लिया था, लेकिन घर जाने की अनुमति अब जाकर मिली है, जिसके बाद ये लोग साइकिल से ही निकल पड़े। कितना आदमी थे आप लोग क्वारंटाइन में? 8 मधुबन पे पकड़ के 14 दिन रहा वहाँ पे। हाँ मधुबन में। हाँ उसके बाद जा रहे हैं, बोला 14 दिन रहेगा। जोशी
हाँ सामिरुल महबूब हाँ मेहताब। ठीक। दवा विक्रेता संघ गिरिडीह इकाई ने शनिवार को पचम्बा के आसपास के गांव में जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया। बताया गया कि जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे भी ऐसी गतिविधियां जारी रहेगी। गिरिडीह जिला दवा विक्रेता संघ द्वारा शनिवार को सलैया स्टेशन पचम्बा के पास के गांव में कई जरूरतमंद लोगों के बीच राशन का वितरण किया गया। बताया गया कि संघ की ओर से लगातार कई तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही है ताकि लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद हो सके। आगे भी इसी तरह जरूरतमंदों के लिए मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। मौके पर दवा विक्रेता संघ के सचिव सुजीत कपिस्वे, विकास चंद्र गुप्ता, मृत्युंजय गुप्ता, प्रमोद कंधवे, रंजित बर्नवाल एवं रौनित कपिस्वे आदि का योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से शनिवार को भी जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण किया गया। बताया गया कि पार्टी की ओर से लगातार अभियान चल रहा है और जरूरतमंदों को खान पान की सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से लगातार जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। शनिवार को 24वें दिन भी इनका सेवा कार्य जारी रहा। इस दौरान बस स्टैंड, बरगंडा, भंडारीडीह आदि स्थानों पर अनाज का वितरण किया गया। गौरतलब है कि पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष गौरव कुमार के नेतृत्व में पूरे विधानसभा क्षेत्र में अनाज व अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया जा रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दौर से ही इनका अभियान प्रारंभ हो गया था, जो अनवरत चल रहा है। बताया गया कि हर दिन रात में खाद्य सामग्रियों की पैकेटिंग होती है और दिन भर अलग अलग स्थानों पर जरूरतमंदों को चिन्हित कर उनके बीच ये खाद्य सामग्रियां वितरित की जा रही है। बताया गया कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक इनकी ये गतिविधियां जारी रहेंगी। जानकारी दी गई कि विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत अन्य नेताओं के मार्गदर्शन में इस अभियान को संचालित करवाया जा रहा है। जोहार साथियों, आज लगभग 24वां दिन झामुमो जिला समिति परिवार की तरफ से निरंतर अनाज वितरण का कार्य किया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक श्री सुदीव्य कुमार सोनू के निर्देशानुसार गिरिडीह के हर वो क्षेत्र तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां ज़रूरतमंद लोगों को अनाज की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। हम उन ज़रूरतमंदों के बीच इस कोविड-19 कोरोना आपदा की परिस्थिति में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जितना हर संभव प्रयास मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर गौरव कुमार की ओर से वितरण के लिए सिटी न्यूज को भी कई पैकेट खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई गई, जिसे जरूरतमंदों के बीच सिटी न्यूज टीम के द्वारा वितरित किया गया। कैसे होगा? 10 था यहाँ हो गया ना। आपको नहीं हुआ? आप साथ में हैं? किसी को बोलिएगा मत, ऐसे नहीं चाहिए। गोयनका अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला का स्वैब सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए लिया गया। बताया गया कि महिला की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसका सिम्टम कोविड-19 से मिलता जुलता पाया गया। गोयनका हॉस्पिटल में प्रसव के लिए आई एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका सिम्टम कोविड-19 से मिलता जुलता पाया गया, जिसके बाद सदर अस्पताल को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से चिकित्सक गोयनका हॉस्पिटल पहुंचकर महिला का स्वैब टेस्ट किया और उसे जांच के लिए धनबाद भेजा। इस बाबत सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि शक के आधार पर जांच कराई गई है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। मरीज उसका ऑपरेशन हुआ था, सीजरियन से बच्चा निकाला गया था। उसको फीवर आ गया, खांसी हो गया और फीवर कुछ कम नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर सांस तेज चलने लगा, ब्रेथलेसनेस, जिसके कारण डॉक्टर को लगा कि कहीं कोविड-19 पॉजिटिव केस ना हो, तो खबर किया हम लोग को। तो हम लोग का जो टीम है वो गया, उसमें डॉक्टर एल एन दास गए और उसका स्वाब जांच लिए हैं और स्वाब जांच को मैं धनबाद भेजा हूँ। पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, नेगेटिव आएगा तो ठीक है।
क्योंकि जांच करने से निश्चित हो जाएगा ना कि नेगेटिव केस है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉजिटिव आया तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जितने हैं सभी का लेना पड़ेगा और उसको उस वेब में रखना पड़ेगा, कोविड-19 हॉस्पिटल में ले जाकर। ये जमुआ प्रखंड का है, खिरोडी खड़गडिया। बेंगाबाद के गोलगो में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया। बेंगाबाद के गोलगो में शनिवार को दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में एक ही पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है, जिसमें सेवा यादव, इनका बेटा जगन्नाथ यादव और इनके बहू फुलवा देवी घायल है। मारपीट का आरोप सुखदेव यादव, अजय यादव, खेसारी यादव, सुरेश यादव, उदय यादव और शंभू यादव आदि पर लगा है। बताया गया कि जमीन विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। बावजूद इसके दूसरे पक्ष के लोग विवादित जमीन पर मकान बनाना चाह रहे थे। इसी मामले में विवाद हुआ और यह मारपीट हुई है। बताया गया कि दूसरे पक्ष के लोग काफी संपन्न और रसूखदार हैं, इस वजह से उनकी दबंगई चलती है। कहाँ घर है? क्या हुआ था? क्या हुआ था? जमीन के झगड़ा, घर बंटवारा जगह में भगवान ना दिए चाहे वैसे आगे छायर मिलते हैं, हमारा छायरन में हम कमजोरी है, जहाँ जाइए ठहरे देते हैं। तो कौन कौन मारा आपको? मारले है सुदू, कारू, थी उदय, मारले केसर महतो और लेडीज सब है, शंभू है, सुरेश है। कब हुआ था झगड़ा? भोरे रकम क्या वजह पनिया पड़ देने में है ये कहते कहीं हमने पूर्वक आदमी जमीन। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग कितने आदमी थे? वो सब 10-12। आप लोगों को कितने आदमी घायल है? अपने का लेडीज और अपने बाप बेटा। आप लोग में 3 को घायल है? भाई 4 गए। 4? हाँ, चारों भाई अंगना कर दिखे अलग, हमारा अंगना ना तो हम मरबो पर जब छाड़े चाहे नहीं। आपको कौन कौन मारा है? मार के सुदो, हाँ, कारू, उदय, सुरेश, ये सब तो मारते। केसर। क्या नाम हुआ? किसके साथ मारपीट हुआ? बाबा भैंसुर था हमको। कौन कौन मारा? अजय यादव, सुदय यादव, सुरेश यादव। कितने लोग थे वो लोग? शंभू यादव था, उदय यादव था। कितने लोग थे कुल? 30 आदमी। आप लोगों को कितने आदमी को चोट लगा है? अपना 3 ही आदमी था। जगन्नाथ यादव। क्या हुआ था? हुआ था सर जी, हमारे ज़मीन में सुखदेव यादव घर बना रहे थे। उसके लिए हम वहाँ गए, अपना मेरा भी मकान वहीं है, हम देखने के लिए गए वहाँ, तो देखे कि वो हमारा ज़मीन में घर बना रहे थे। उसके बाद वो हमारे को कुदार लेके मारने के लिए दौड़ा। फिर हमने वो सब और आदमी थे आगे से छेक के पूरा हमको मारपीट करने लगे। हमारे बाबूजी थे और हमारे भाभी थे, हम थे, सब लोग पकड़ पकड़ के मारा। ये सुखदेव मारे हैं, कपार फाड़ दिए। अजय यादव पैर में मारा और प्रेमचंद यादव थे, केसर यादव थे, उदय यादव, शंभू यादव, सुरेश यादव, विकास यादव, ये सब पकड़ के पूरा मारा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पार्टी ग्राम पार्टी पोस्ट कुचुटा, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह। उन लोग कहाँ के रहने वाले हैं? उन लोग तो मेरा सब चचेरा भाई है। एक ही गांव का है? हाँ, एक ही गांव का, हमारा गोतिया है सर। कब हुआ ये झगड़ा? ये हुआ झगड़ा 8 बजे। बार बार मारने का धमकी देता है, बोलता है हम यहाँ रहते हैं, कोर्ट में रहते हैं, क्या करेगा नहीं करेगा हम देख लेंगे, जाओ तुम पैसा खर्चा करेगा, हम लोग इतना करेंगे, वो करेंगे, मार देंगे, मरवा देंगे। थाना में आवेदन दिया? थाना में आवेदन अभी तो बोला कि डॉक्टर के पहले रिपोर्ट लाओ, उसके बाद आवेदन दीजिए। अभी जाके आवेदन दीजिएगा। हाँ। कोडरमा से कटिहार जा रहे 3 लोग सड़क हादसे के शिकार हो गए। इनमें से एक की मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कोडरमा से 2 बाइक पर सवार होकर कटिहार जा रहे 3 लोग सड़क हादसे के शिकार हो गए। बताया गया कि चतरों के आगे इन दोनों की मोटरसाइकिल एक ट्रक से जा टकराई, जिसमें मोहम्मद शाहनूर, मोहम्मद मकीमुद्दीन व एक अन्य घायल हो गया।
आनन फानन में तीनों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां मोहम्मद शाहनूर की मौत हो गई। मौत होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं एक अन्य घायल को भी इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। तीनों लोग बिहार के कटिहार के रहने वाले बताए गए और लॉकडाउन की अवधि में ये तीनों कोडरमा में फंसे हुए थे। मेरा नाम एहसान आलम है। हम लोग कोडरमा से जा रहे थे कटिहार, तो रास्ते में दुर्घटना हो गया, ट्रक से टकरा गया। तो मेरा एक दोस्त था, वो खुद गाड़ी चला रहा था और उसके पीछे भी एक बैठा हुआ था। हम अपना गाड़ी लेके जा रहे थे, तो उसने ट्रक को दिखाई नहीं दिया, रात का समय था लगभग 4 बजे। तो अचानक ट्रक दिखाई दिया तो जाके उसमें पीछे से ठोक दिया, जिसकी वजह से एक का मृत्यु हो गई, एक थोड़ा पेशेंट है, मतलब ज़्यादा बीमार है। उसका क्या नाम है उनका? उनका नाम है शाहनूर आलम। और जो एक्सपायर कर गया उनका क्या नाम है? वो जो एक्सपायर किया है उसका शाहनूर आलम, जो बीमार है चोट लगा है उसका सनाउल्ला नाम है। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एहसान आलम है। आपको भी चोट लगी है? हमको चोट लगाया, खुद का गाड़ी से हम गिर गए। वो लोग गिरा तो हम बैलेंस नहीं कंट्रोल कर पाए, जिसकी वजह से हम गिर गए। ये कहाँ पे घटना हुई पता है? गिरिडीह से आगे, जगह कंफर्म पता नहीं है क्योंकि लोकेशन शो उस वक्त कर रहा था। एम्बुलेंस को 108 कॉल किए, व्हाट्सएप से लोकेशन भेजे, उसके हिसाब से वो ट्रैक करके आया। चुंचगा पंचायत में शनिवार को कार्डधारियों के बीच 10-10 किलो चावल का वितरण निःशुल्क किया गया। बताया गया कि इस दौरान जरूरतमंदों के बीच मास्क भी बांटे गए। सदर प्रखंड के चुंचगा पंचायत में शनिवार को सरकार के द्वारा कार्डधारियों को मुफ्त में प्रति यूनिट 10 किलो चावल वितरण किया गया। राशन डीलर आइडिया चांद महिला समूह के द्वारा यह वितरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच अनाज के अलावे मास्क का भी वितरण किया गया। मौके पर गोल्डी अंसारी, मुख्तार अंसारी, छोटू मास्टर अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। तो इसमें क्या पैसा लिया गया है? कितना आपको दिया गया है? 70 किलो। लॉकडाउन में हर वर्ग का बुरा हाल है। इसी को लेकर अखिल भारतीय अधिवक्ता संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार राय ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम विज्ञप्ति प्रेषित कर अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देने की मांग की है। कोरोना महामारी और उसके बाद लॉकडाउन की वजह से देश भर के अधिवक्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिवक्ताओं को या तो सरकार धन की झोली दे या फिर जहर की गोली दे दे, यह कहना है अखिल भारतीय अधिवक्ता संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह गिरिडीह कोर्ट के अधिवक्ता संजय कुमार राय का। श्री राय ने कहा कि आज देश भर में अधिवक्ता विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। कहने को तो अधिवक्ताओं को विद्वान और कोर्ट के पदाधिकारी के रूप में संबोधित किया जाता है, लेकिन आज ज्यादातर अधिवक्ता हैंड टू माउथ की स्थिति में हैं। बावजूद इसके इस लॉकडाउन में न सरकार और न ही कोई संगठन अधिवक्ताओं की मदद के लिए आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार से आग्रह है कि लॉकडाउन से प्रभावित अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आपातकालीन कमेटी बनाकर आर्थिक मदद हेतु एक सम्मानजनक राशि अधिवक्ताओं को देने का प्रयास करे, ताकि अधिवक्ताओं का मान सम्मान बचा रहे। मेरा नाम संजय कुमार राय है। मैं अखिल भारतीय अधिवक्ता संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं कुछ विचार अपना व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अधिवक्ता के प्रॉब्लम के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। ये कोरोना के कारण पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण अधिवक्ता काफ़ी प्रभावित है और उनकी आर्थिक स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी दयनीय हो गई है। इस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को पत्र प्रेषित किया हूं कि अधिवक्ताओं हेतु कुछ आर्थिक पैकेज दिया जाए, जिसके कारण अधिवक्ता एवं उसके परिवार का परवरिश हो सके। इस अधिवक्ता डबल ग्रेजुएट होता है, लेकिन अधिवक्ता को सरकार के द्वारा किसी भी तरह का फैसिलिटी नहीं दी जाती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 धारा 49 का में यह बताया गया है कि अधिवक्ता कोर्ट के अफसर हैं एवं विद्वान हैं, लेकिन अधिवक्ता को आर्थिक स्थिति नरेगा के मजदूरों से भी दयनीय उनकी आर्थिक स्थिति है। तो इसीलिए मैं झारखंड सरकार से और ख़ासकर प्रधानमंत्री से ये निवेदन करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ
कि अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु एक विशेष पैकेज दिया जाए, अन्यथा अधिवक्ता के लिए जहर की गोली दिया जाए ताकि अधिवक्ता एवं अधिवक्ता के पूरा परिवार का सफाया हो जाए। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे जुड़े विधायक सुदीप कुमार सोनू और डॉक्टर सरफराज अहमद, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने तमाम समस्याओं के समाधान को लेकर दिए सकारात्मक संकेत। छत्तीसगढ़ से कामगारों को लाने के लिए 5 बसों को किया गया रवाना। उपायुक्त समेत कई अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। कहा, अन्य राज्यों से फंसे लोगों को लाने की जल्द होगी व्यवस्था। बंगाल से विद्यार्थियों और वहां फंसे परिवारों को लाने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से भेजे गए कई वाहन हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। हालांकि तमाम गाड़ियां बंगाल बॉर्डर में फंसी। और लॉकडाउन फेज 2 के आखिरी पड़ाव में भी राहत कार्य रहा जारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से 24वें दिन भी उपलब्ध कराया गया गरीबों को राशन। सिटी न्यूज के माध्यम से भी गरीबों के बीच बटा अनाज। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।